नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात करेंगे आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 15 यानी हमारा पर्यावरण। काफी महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में इसको रखा गया है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है ताकि हम जान पाए कि हमारा पर्यावरण है क्या और किस तरह से ये धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है और किस तरह से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण शब्द है, इसको आपने बहुत बार सुना होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी पर आपने सुना होगा, तो बहुत सारे स्रोतों से आपने सुना तो होगा ही। क्या मतलब होता है इसका? हालांकि ये पिछले चैप्टर में हमारा था, लेकिन वो हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, तो कोई नहीं, हम जितना अपने काम का है वो इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। जो पर्यावरण है, हम इसके बारे में अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पर्यावरण पहले जैसा नहीं रहा है, यानी आज का वातावरण है वो पहले जैसा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले पर्यावरण कहीं ना कहीं अभी से जितना पर्यावरण है उससे कुछ ना कुछ शुद्ध था, अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। यानी हमें कौन से पर्यावरण में रहना चाहिए? शुद्ध पर्यावरण में। हमें स्वस्थ जो पर्यावरण है वो हमें उसमें रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, इस शब्द को समझते हैं और इस चैप्टर में क्या है उसको जानते हैं और बहुत सारी चीजें अपन इसको सीखेंगे। ये जो चैप्टर है आपको रटने लायक बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान से सुनोगे तो वैसी याद रह जाएगी। तो चैप्टर को ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और बाद में आप इसको देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको सब कुछ चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण शब्द क्या है? पर्यावरण शब्द इसको समझते हैं। देखिएगा, पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का जो मतलब होता है वो होता है घेरने वाला। यानी हमें जो चारों ओर से जिसने घेर रखा है वही क्या है? पर्यावरण है। आपने छोटी क्लासों में भी परिभाषा पढ़ी होगी। हमारे चारों ओर के जो आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमें जिस तरफ चारों चीजों ने, जो भी हमारे चारों तरफ जिन जिन चीजों ने हमें घेर रखा है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उन्हीं सभी को मिलकर एक समूह बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको पर्यावरण तो सीधी सी भाषा में समझ में आ गया, ज्यादा कोई है भी नहीं और आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, क्योंकि अपन छोटी क्लासों से इसको बहुत अच्छे से समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। देखो, पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में देखो कौन कौन से आते हैं हमारे पर्यावरण के घटक। कुछ मानव निर्मित हैं, जैसे हम बात करें इमारतें हो गए, पार्क हो गए, ठीक है, पुल हो गए, ये जो चीजें हैं मानव द्वारा बनाई गई है, ये भी पर्यावरण के अंदर आती है। साथ में हम बात करें जलमंडल, ठीक है, वायुमंडल, स्थल मंडल, और जो सजीव जितने भी है जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जितने भी सजीव हैं, इन सबको मिलाकर हमारा क्या होता है? पर्यावरण बनता है। यही हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, तो इनको मिलाकर हमारा क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका अगला टॉपिक हम देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है परितंत्र। परितंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र आपने सुना होगा, वही परितंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कह दो या परितंत्र, इसको हम समझते हैं। इसके संगठक क्या है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो इस शब्द को समझते हैं कि पारितंत्र होता क्या है। बहुत ही सिंपल से वर्ड में, यानी किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी जितने भी जैविक घटक हैं और जितने भी अजैविक घटक हैं, उनका आपस में जो संबंध होता है उसके समूह को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अभी तक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपन बिल्कुल और आसान सी भाषा में समझते हैं इसको। परितंत्र का मतलब होता है, देखो हम जो सजीव हैं वो भी जिंदा रहते हैं, तो किसके ऊपर? निर्जीव के ऊपर। निर्जीव में जैसे पानी, हवा, ताप, मिट्टी, इन सब के बगैर कोई सजीव जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं सजीव के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, निर्जीव घटक भी महत्वपूर्ण है। तो जैविक घटक मतलब जो सजीव हैं और अजैविक घटक मतलब निर्जीव हैं। तो इन दोनों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों के सारे समूह को, यानी निर्जीव और सजीव का आपस में जो संबंध है उनको मिलाकर हमारा क्या बनता है? पारितंत्र बनता है। क्या बनता है? पारितंत्र। पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं? पारितंत्र के घटक जैविक घटक, जैविक यानी सभी सजीव, जिसमें जीव जंतु हो गया,
पेड़ पौधे हो गया, मानव भी इसी में है। मानव भी क्या है, हालांकि जीव में मानव भी आ जाता है, लेकिन आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो मानव भी इसी के अंदर आ जाता है। ये जैविक घटक है। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। इसके बगैर आपको पता है ये भी हमारी लाइफ में क्या है, उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी हमें और भी चीजें आवश्यक है। तो ये हमारे दो घटक है परितंत्र के, जैविक घटक और अजैविक घटक। समझ में आपको आ गया होगा जैव परितंत्र है क्या और इसके दोनों घटक, जैविक घटक यानी सभी सजीव, अजैविक घटक मतलब जिनके ऊपर सजीव क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उदाहरण से समझे इसको, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, परितंत्र है क्या, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने एक बगीचा लगाया, बगीचा मतलब गार्डन। गार्डन के अंदर आपको पता है घास होता है, ग्रास होती है, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वहां पर कीट, मेंढक, पक्षी वगैरह और भी बहुत छोटे छोटे जीव वहां पर होते हैं। ये सभी परस्पर क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या होता है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो उसको कीट खाते हैं, कीट को मेंढक खा जाता है, मेंढक को क्या हो जाता है, कोई पक्षी ऐसा है जो मेंढक को खा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं। वहां पर वायु भी है, वहां पर जल भी है, जल दिया जाएगा तभी तो पेड़ पौधे उगेंगे। तो इस तरह को जो तंत्र मिलाकर आपस में एक क्या है, अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये इनसे क्या होती है, पेड़ पौधों में जो सजीवों में वृद्धि होती है, जनन करते हैं, और अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी क्या है, वो पारितंत्र के अजैविक घटक द्वारा होती है। अगर आपको मतलब कोई भी सजीव वृद्धि करेगा तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी। अब भोजन जो मिल रहा है, अब भोजन जहां से मिलेगा वो कहीं ना कहीं उनका संबंध किससे है, अजैविक घटक से। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन सजीव थोड़ी है, वो भी क्या है, निर्जीव है। तो सभी सजीवों का संबंध क्या होता है, निर्जीव से होता ही होता है, अजैविक घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं, मतलब अजैविक घटक पर भी ये निर्भर रहते हैं। तो हमारा बगीचा क्या है, एक परितंत्र है। बगीचा को क्या कह सकते हैं, एक विशेष क्षेत्र विशेष में, हमने क्या परिभाषा पढ़ी, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध। तो हमने छोटा सा बगीचा लगाया, इस बगीचे में जितने भी कीट, ये मेंढक वगैरह जितने भी जीव जंतु हैं, इनका आपस में कहीं ना कहीं क्या है, संबंध है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसको हम छोटे से बगीचे को हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं हमारा एक परितंत्र। क्या कह सकते हैं, एक परितंत्र। तो परितंत्र क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसकी और थोड़ी सी बात करते हैं परितंत्र के अंदर। इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे परितंत्र है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक होता है प्राकृतिक। आपने प्राकृतिक जंगल देखे होंगे, उन जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक। अब हम बात करें कृत्रिम की। तो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा, जैसे अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है बगीचा। बगीचा हमने लगाया, हमने उसके अंदर पेड़ पौधे, फूलों के पौधे, अलग अलग तरह के पौधे, सजावटी पौधे लगाए, ठीक है। तो उसके अंदर धीरे धीरे कीट पतंगे आके रहने लगे, उसके अंदर पक्षी भी आने लगे। तो वो हमने बनाया था, इसलिए वो क्या हो गया, कृत्रिम परितंत्र हो गया। प्राकृतिक परितंत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है स्थलीय और एक होते हैं जलीय। स्थलीय मतलब स्थल पर पाए जाने वाले, और जलीय मतलब जल के अंदर। एक्वेरियम नाम सुना होगा, जिसमें अपन अलग अलग तरह की मछलियां वगैरह देखते हैं। आजकल एक्वेरियम बनाए जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर होते हैं वैसे एक्वेरियम भी होते हैं, जलाशय जिसको अपन कह देते हैं। वहां पर अलग अलग तरह की मछलियां, जो अलग अलग सजावटी मछलियां होती हैं, उस तरह के उसके अंदर, पानी के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। तो वो होते हैं। तो स्थलीय में कौन कौन से ऐसे होते हैं, जैसे वन हो गया यानी जंगल हो गया, घास हो गया, घास के मैदान अपने देखे हो, रेगिस्तान हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये परितंत्र है अलग अलग। अपन यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तान के अंदर, अपनी बात करें राजस्थान के अंदर, तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे हैं। अलग यहाँ पर जैसे अजैविक घटक भी हैं, जैविक घटक भी हैं। तो ये दोनों मिलाकर एक क्या बन गया, ये परितंत्र बन गया। जलीय में कौन कौन से आते हैं, जैसे नदी के अंदर। नदी के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे, पानी के अंदर जी जीव जंतु और पेड़ पौधे लगते हैं पानी के अंदर। उसी तरह तालाबों के अंदर, समुद्र के अंदर भी क्या होता है, समुद्र के अपन बड़ी बड़ी जो मछलियां वगैरह देखते हैं, उसके अंदर समुद्री पौधे भी होते हैं, जो उसके अंदर पौधे लगे होते हैं। वहां पर पानी में और भी कई तरीके के जीव पाए जाते हैं। तो उन सबको मिलाकर वो क्या बन गया, जलीय परितंत्र बन गया। तो हमें यह समझ में आ गया कि परितंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम में हम जैसे कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती में हमने क्या किया, वहां पर हमने वहां पर फसल बोई है, मानव द्वारा निर्मित किया गया, मानव द्वारा बनाया गया। खेत में हम फसल बोते हैं तो वो एक हमने क्या बना दिया, कृत्रिम परितंत्र बना दिया। खेत में अपन अलग अलग तरह के पौधे लगाते हैं,
ठीक है, खेत में पूरे खेत में एक फसल बोने की बजाय हम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें बोते हैं। तो कई तरह के पौधे हो गए वहां पे, कुछ पौधे अनवांटेड वहां पर उग जाते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, जिसको हम खरपतवार या कचरा कहते हैं, वो उग जाते हैं। प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, छोटे से एक्वेरियम बना देते हैं। आपने देखा होगा जीव जंतुओं के इनके छोटे छोटे क्या बना दिए जाते हैं, प्रयोगशाला गृह, वहां पर उनको कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का पारितंत्र है, लेकिन ये कृत्रिम है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। इसके बाद बात करें हम, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जीवन निर्वाह के आधार पर, या कह सकते हैं ये किस तरह से भोजन अपना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण के आधार पर भी हम कह सकते हैं। यहां पर इसको कह दो चाहे भोजन ग्रहण के आधार पर। भोजन ग्रहण के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया। आपने सुन रखा होगा, सबसे पहले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन से होते हैं, उत्पादक वो जो किसके ऊपर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद अपना भोजन बनाते हैं, किसी भी तरह पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। आपने सुन रखा होगा, हमारा जो इससे पीछे वाला चैप्टर है उसमें काफी डिटेल में इसको बताया हुआ है, लेकिन है नहीं तो हम इसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जितना इस चैप्टर में है हम उतना डिस्कस कर रहे हैं। तो वो ये जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो होते हैं उत्पादक, जिसके अंदर हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी आते हैं। और नील हरित शैवाल जो है, जो अपन पानी के ऊपर काई जम जाती है, जिसको अपन काई बोलते हैं, वो क्या आती है इसके अंदर। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन से होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो इसके ऊपर उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, उपभोक्ता। और अपघटक क्या होते हैं, ये जब दोनों क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो ये वापस उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, वापस उसका अपघटन कर देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी के जब दीमक लग जाती है तो वो दीमक क्या करती है, उस लकड़ी का पूरा मिट्टी बना देती है वापस। तो ये क्या है, ये अपमार्जक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कह दो या अपमार्जक। देखते हैं इनकी परिभाषा किस तरह से है और अपन इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो सबसे पहला है हमारा उत्पादक। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, उनके अंदर क्लोरोफिल। आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, पर्णहरित जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, यही वो पदार्थ है जो प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसी भी तरह दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। उदाहरण के तौर पे हम याद रख सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं और नील हरित शैवाल है, ये क्या होते हैं, ये हमारे उत्पादक होते हैं। ये क्या है, उत्पादक है। इसके बाद में बात करें हम उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता वो होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। किसके ऊपर, यहां थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप, यहां किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर। यहां ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, किसके ऊपर, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लें, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। उत्पादक में कौन कौन से हो सकते हैं, आपको उत्पादक के बारे में पता है। उत्पादक हमारे शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी या फिर परजीवी में बांटा गया है। इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, निर्भर रहते हैं। जितने भी हमारे उपभोक्ता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसके ऊपर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक को मुख्यतः इन भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करें, प्रत्यक्ष का मतलब तो हो गया इनडायरेक्टली, जैसे हिरण है तो हिरण क्या करेगा, डायरेक्ट या घास को या जिस पेड़ पौधे को खाएगा, ये तो हो गया प्रत्यक्ष। परोक्ष रूप से मतलब शेर भी जो है हमारा, टाइगर भी है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर निर्भर है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये डायरेक्ट तो नहीं खाता घास, अपने को पता है डायरेक्ट घास तो नहीं खाता शेर, लेकिन ये क्या है, ये किसको खाता है, हिरण को। और हिरण क्या खाता है, घास। अगर घास नहीं होगा तो हिरण नहीं होगा, हिरण नहीं होगा तो फिर शेर कैसे जिंदा रहेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट। ये क्या होता है, परोक्ष रूप से। यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं, ये जो हमारे हैं वो है उत्पादक, पहला।
ये जितने भी जीव हैं ये हैं हमारे उपभोक्ता। इसके बाद में तीसरा आता है अपघटक या अपमार्जक। आपने देखा होगा कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, वो मर जाता है तो उसके बाद में उसका क्या होता है, कुछ तो थोड़े बहुत दूसरे जीव खा लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको वापस मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको दीमक का। दीमक क्या करती है, लकड़ी को मान लो दीमक लग गई है तो वो उसको पूरा का पूरा मिट्टी में मिला देगी। यानी वे जीव, वे सूक्ष्म जीव जो क्या कर देते हैं, मृत जीवों का या अवशेष का अपघटन कर देते हैं, उसका वापस अपमार्जन कर देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, वो जीव कहलाते हैं अपघटक या अपमार्जक। अपमार्जक भी कह सकते हैं हम। अपमार्जक हमने एक और पढ़ा था, साबुन और अपमार्जक, वो नहीं है ये अपमार्जक जो है वो है सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, मृत जीवों का अपघटन करने का कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों का अपमार्जन कर देते हैं, अपमार्जन का मतलब वापस मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हें अपमार्जक कहते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये करते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यहां पर ये लिख लीजिएगा लाइन, यहां पे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा आप, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये क्या कर देते हैं, जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल दिया तो फिर वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी में वापस क्या करते हैं, पौधे को वापस वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यानी उस पौधे के लिए जब भी वहां पर कोई पौधा लगेगा तो उसके लिए खाद का काम करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, उर्वरक का काम करेंगे, खाद उर्वरक का काम करते हैं। तो इससे वापस क्या होता है, पौधे द्वारा वो प्रयोग कर लिए जाते हैं, वापस वो प्रयोग करें। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। जैसे सबसे पहले ये आ गया हमारा उत्पादक। उत्पादक में हमारे पेड़ पौधे आते हैं, ये समय अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फिर इसके ऊपर निर्भर रहते हैं सारे के सारे जितने भी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। और ये जब चाहे वो कोई सा भी उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, जो मृत हो जाता है तो उसको मृत अवशेषों को वापस मिट्टी में मिलाने के लिए, यानी मिट्टी में मिलाने का मतलब होता है ये जो शरीर है जब मृत हो जाता है तो ये काफी क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तो इसको सरल अणुओं में तोड़ना पड़ता है। जो कार्य करते हैं हमारे अपमार्जक या अपघटक कार्य करते हैं। ये अपमार्जक या अपघटक क्या करते हैं, इसको वापस मिट्टी में मिला देते हैं, और वही मिट्टी क्या करती है, पौधे की वृद्धि में सहायता करती है, पौधे द्वारा वापस प्रयोग कर लिया जाता है, वो पौधे के लिए खाद का काम करती है। तो इस तरह से हम तीनों परिभाषाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और नॉर्मली आपने सुन लिया है तो आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं। जैसे उत्पादक, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो वो कहलाते हैं उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल। दूसरा उपभोक्ता, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी जीव जंतु का नाम ले सकते हैं जो सारे के सारे क्या हैं, इसके ऊपर निर्भर रहते हैं। और तीसरा हमारा है अपघटक या अपमार्जक। वे सूक्ष्म जीव को जो क्या करते हैं, मृत जीवों को क्या कर देते हैं, अपमार्जन कर देते हैं, मृत जीवों का अपमार्जन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अपमार्जक या अपघटक कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे पौधे द्वारा वापस प्रयोग करके उसकी वृद्धि में सहायता करते हैं, उगने में सहायता करते हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, जिसके अंदर हमने सीखा पर्यावरण क्या है, सिंपल सा परिभाषा उसके बारे में देखा। फिर हमने देखा पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, और पारितंत्र का कुछ पार्ट और हमने देखा कि पारितंत्र को जो हमने यहां पर देखा, जीवन निर्वाह के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जो हमारे हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। ये 3 मुख्य प्रकार। इसके बाद में चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।